ऐसे प्रखर वक्ता को सुना और उस प्रखर वक्ता को खो देने का इतना दुख है। और ये दुख केवल भील प्रदेश के लोगों को नहीं, पूर्वी राजस्थान के लोगों को भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा हीरा खोया है जो इस बार विधानसभा में जाता और आदिवासियों के लिए लड़ता, उनके हक अधिकार के लिए बोलता। तो मैं अपनी बात आगे रखूं उससे पहले तमाम पुरखों को नमन करता हूं, जगदीश भाई को नमन करता हूं। साथियों, हाल फिलहाल में अभी हम कल आदिवासी प्रेरणा स्थल गेंजी घाटा गए और वहां हमारे पुरखों का प्रतिमा लगाई गई और उससे पहले कालीबाई की वहां प्रतिमा लगी हुई है। आज से पहले इस क्षेत्र से 17 विधायक आदिवासी समुदाय के चुन के जाते हैं। क्या आज से पहले उन्होंने हमारे पुरखों की मूर्तियां लगवाई? नहीं। हमारे पुरखों की मूर्तियां तब लगना शुरू हुई जब इस प्रदेश में आदिवासी परिवार अपना काम करना शुरू किया और जब आदिवासी परिवार के 2 विधायक विधानसभा में पहुंचे। जब लोग आपके बीच से विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो आप लोगों के लिए काम करेंगे। और अगर कोई पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई से भी दल हो, अगर वो ऊपर से आपके लिए कैंडिडेट भेजेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो काम अपने आकाओं के लिए करेंगे। उन आकाओं को कमीशन पहुंचाएंगे। आपके लिए जो पैसा आएगा, चाहे वो पैसा गांव की सड़क के लिए आए, चाहे आपके लिए पीने के पानी के लिए आए या फिर किसी अन्य सुविधा के लिए आए, उस पैसे में से कमीशन खाएगा और उसे अपने आकाओं को पहुंचाएगा। लेकिन आदिवासी परिवार की जो सिलेक्शन प्रणाली है, उसमें कैंडिडेट कौन तय करेगा? उसमें कैंडिडेट आप लोग तय करोगे। और जब आप लोग तय करोगे तो उस विधायक से आप अपना भाई समझोगे, अपना बेटा समझोगे और तब आप उससे मिलने से नहीं झिझकोगे, अपनी बात रख पाओगे, क्योंकि उसे डर होगा कि मैं इन लोगों की वजह से आया हूं और इन लोगों ने अगर मेरा बॉयकॉट कर दिया तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा मुझे। हम आजाद भाई के गांव गए और इस दौरान आजाद भाई से बातचीत हो रही थी। आजाद भाई बोले कि अर्जुन भाई, पहले हमारे इलाके में ऐसा था कि सरपंच तक से हम बात नहीं कर पाते थे, विधायक तो बहुत दूर की बात है। विधायक का मतलब होता था कोई राजा महाराजा, जबकि वो अपने ही समुदाय का है। लेकिन इस बार हमने 2 ऐसे विधायक चुन के भेजे जो हमारे समुदाय से निकले, हमने ही चुने और वो लोग जो हमारी आवाज बन के उठा रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि 4-5 महीने बाद चुनाव आने वाले, 17 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं। 17 की 17 विधानसभा सीटों से आपको आदिवासी परिवार द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों को विधानसभा में पहुंचाना है। और 2 लोकसभा की भी सीटें हैं और वो 2 लोकसभा की सीटों के चुनाव 2024 में होंगे। उन 2 सीटों पर भी आदिवासी परिवार के उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचने चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसके अलावा परसों या कल की बात है, उदयपुर में कुछ लोग पहुंचे। जगह जगह मैंने भी बोर्ड देखे, हम उदयपुर होते हुए आए थे, डिलिस्टिंग 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 लगा हुआ है। मैं आदिवासी परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, इस डिलिस्टिंग को मुद्दा बनाइए और डिलिस्टिंग को मुद्दा बनाकर जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत करिए। उनसे कहिए, अगर तुम्हें इतना ही डिलिस्टिंग करवाने का शौक है तो आजादी से पहले हम आदिवासी समुदाय के लोग, चाहे वो कोई सा भी आदिवासी समुदाय हो, चाहे मीणा हो, भील हो, उर्रा हो, मुंडा हो, कोई भी हो, वो सब लोग आदिवासी थे। किन लोगों ने उन्हें हिंदू बनाया? किन लोगों ने उन्हें ईसाई बनाया? किन लोगों ने उन्हें मुस्लिम बनाया? तुम इस देश में धर्म की लड़ाई करवाना चाहते हो? केवल ईसाई और मुस्लिम डिलिस्टिंग के माध्यम से क्यों बाहर निकले? हिंदुओं का नंबर क्यों नहीं आए? सबसे पहले अगर डिलिस्टिंग में कोई बाहर होना चाहिए तो जो आदिवासी हिंदू बन चुके उन आदिवासियों को बाहर करो। हमें नहीं चाहिए ये आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें हमारा
आदिवासी धर्म कोरम की जो हमारी मांग है, धर्म कोड की जो मांग है, हमें वो दी जाए, क्योंकि आप लोगों ने हमारी पहचान को ही खत्म कर दिया है। आप अनुसूचित जनजाति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या अनुसूचित जनजाति आदिवासी होता है? अरे भाई, आपने तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जितने भी राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, सबको आदिवासी बना दिया है। आदिवासी एसटी होना आदिवासी नहीं है। आदिवासी अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन से आदिवासी होना चाहिए। तो साथियों, आदिवासी परिवार के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि इस डीलिस्टिंग को हमें आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाना है और इसी के माध्यम से हमें अपना पुराना चुनावी कैंपेन करना है। साथ में भंवर दादा बोले, कांति दादा बोले और पूर्व वक्ता बोले, हमें शिक्षा पे जोर देना है, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं। पूर्वी राजस्थान में हम लोगों ने शिक्षा पे बहुत पैसा खर्च किया है। तो आप लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेजिए। क्योंकि कल हम दादा के साथ बैठे थे तो दादा बोल रहे थे कि हमारे लोग शहरों, उदयपुर की लास्ट सीमा है, इससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं, हम लोगों को बाहर भेजिए, सभी युवाओं को, युवतियों को बाहर भेजिए। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे और आप लोगों के लिए लड़ेंगे। जब वो घरों से बाहर निकलेंगे, शिक्षित होंगे, तो वो आपके लिए बेहतर भविष्य देख पाएंगे। क्योंकि दादा कहते हैं कि जो जीवन मेरे पिता ने जिया, उससे बेहतर मैं होना चाहिए, उससे बेहतर मेरी संतानें होनी चाहिए, उससे बेहतर उनकी संतानें होनी चाहिए। और यही विकास का रास्ता है, यही प्रगति है, और इसी प्रगति पे हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसा ना हो कि इन मंदिरों में पहुंच जाए, गुलामी करने लगे। हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है साथियों। तो इसलिए हमें मंदिर जाने की बजाय शिक्षा के मंदिर में जाना है, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में घुसना है और वहां पढ़ना है और वहां फिर हमें पढ़ाना भी है। आज इस हिल प्रदेश में स्कूलें हैं और यहां पर हमारे कई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, हमारे सरपंच हैं, हमारे विधायक हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपकी स्कूलों का निरीक्षण कीजिए, उन स्कूलों में देखिए कि क्या वहां का टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आज से 12 साल पहले मेरे मामा जी और मेरे पिताजी की पोस्टिंग झाड़ोल कोटला में थी। मैं झाड़ोल कोटला आया, झाड़ोल कोटला में मैंने देखा उसी टाइम 3rd ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ था और एक शिक्षक को नियुक्ति दी गई झाड़ोल कोटला के एक गांव में। वो आदमी जब उस स्कूल पे पहुंचता है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी को फोन करता है, बोलता है साहब वहां तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो बोलता है आप गलत गांव में पहुंच गए होंगे। नहीं सर, मैं उसी गांव में। कि ठीक है, आप उदयपुर आ जाइए। फिर उससे बोलते हैं कि आप वापिस जाओ और स्कूल को देखो। वो आदमी वापिस उस गांव में पहुंचता है और बोलता है कि साहब यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। कि वो बोलता है स्कूल तो है, कागजों में भी है, स्टूडेंट्स को भी दिखा रखा है कि वो स्कूल आते हैं, शिक्षक भी हम लोगों ने लगा रखे हैं और वो सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद उस पूरे केस की जांच होती है तो पता लगता है कि जो गैर आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने देख लिया कि यह तो आदिवासी है, कोई स्कूल में न आता न जाता, वो बरसों से नौकरी नहीं कर रहे और फर्जी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ये हमारी लापरवाही से हुआ। इसलिए हमें ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें स्कूलों को भी जा के चेक करना है कि वहां का शिक्षक मनोरंजन तो नहीं कर रहा है, क्या वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक से ज्यादा योग्य अगर कोई शिक्षक है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा शिक्षक है, उसकी योग्यता ज्यादा है। तो आप लोग उन पर प्रेशर डालिए, एक सभा बनाइए जो शिक्षा के लिए काम करे और वो वहां के टीचरों पे लगातार निरीक्षण करे। किसी भी दिन जाकर हमारा जो पटेल होता है, गांव का पंच पटेल होता है, हमारे सरपंच होते हैं, हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, वो किसी भी दिन जाए और जाकर चेक करे और चेक निरीक्षण की क्या उस स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। अगर हमने ऐसा किया तो वो शिक्षक डरेंगे और वो आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी हमें निभानी है। इसके अलावा एक बात अभी भंवर दादा ने भी बोली, आर्थिक सुधार की बात।
हम इस दिशा में पूर्वी राजस्थान के लोगों ने भी काम चालू किया है। हमारे युवा जो बेरोजगार युवा हैं वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, परचूनी की दुकान खोल रहे हैं। अभी हम डूंगरपुर में थे, कांति दादा के वहां देखा, डूंगरपुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसके अंदर बाजारों में जाके देखिए, क्या आदिवासी समुदाय के लोगों की दुकान है? नहीं। आपको किसी भी शहर में चल जाइए, आपको एक ही समुदाय के खास लोगों की दुकानें मिलेगी, चाहे वो हमारा शहर हो, चाहे आपका यहाँ का शहर हो। इस कारण हमारे लोगों को भी प्राइवेट काम धंधों में भी आगे आना होगा और जिससे आर्थिक काम हो सके ऐसा सुधार करना होगा, ताकि हमारे लोग आगे बढ़ सके। हम क्यों हमारा धन दूसरे को दें? इस कारण हमारा धन अगर जाए तो हमारे लोगों की जेबों में जाए। तो साथियों, इस दिशा में भी हमें कदम उठाने की जरूरत है। साथ में कुछ लोग हैं जो पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान दोनों की एकता से उनको दुख होता है। वो लोग कौन है? वो लोग आदिवासी परिवार के लोग नहीं है। वो लोग हैं जो ये जान रहे हैं कि अगर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के लोग एक हो गए तो इस राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदिवासी समुदाय का लोग बैठेंगे। इस कारण वो लोग आपको भड़काते हैं। वो कहते हैं कि मीणा तुम्हारे खिलाफ है। हमारे वहां के लोग, हमारे वहां के कांग्रेस और बीजेपी के नेता कहते हैं कि भील प्रदेश के लोग तुम्हारा विरोध करते हैं। हमें ऐसे दोनों तरफ के लोगों का विरोध करना है और हमें इस सामाजिक एकता को बनाए रखना है। और हम यहाँ से कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आप लोगों के साथ खड़े, आप लोगों के लिए लड़ाइए, आप लोगों के लिए जेल जाएंगे। अगर आप लोगों के लिए कुछ भी होता है तो हम लोग सीना छोड़ के खड़े हैं। तो साथियों, बस अंतिम में यही कहूंगा कि 4-5 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं और जो सपना हमारे जगदीश दादा ने देखा था, भील प्रदेश का सपना, अगर उसे पूरा करना है तो आपको 17 के 17 विधायक विधानसभा में पहुंचाने और यही जगदीश भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आप हमसे वादा करिए कि आप 17 के 17 विधायक विधानसभा में पहुंचाएंगे। और हम उधर से वादा करते हैं कि जितने भी वहां 7 सीटें रिजर्व है, वहां से 8 सीटें, लेकिन हर साल वहां 12, 13, 14 विधायक पहुंचते हैं जनरल सीटों से, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। अगर आपने 17 के 17 विधायक पहुंचा दिए तो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है वो पूर्वी राजस्थान में भी जाएगी। और जैसे यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है ऐसा वहां गांव में हुजूम उमड़ेगा और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिखा देगा कि आदिवासी परिवार क्या चीज है। तो बस मैं इतना कह के ही अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर जगदीश दादा को अंतिम जोहार। इनकलाब जिंदाबाद, जय जोहार, भील प्रदेश जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।